रात के ठीक 2:15 बजे का समय था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चंद्रपुर गांव का इकलौता डॉक्टर डॉक्टर आदित्य मिश्रा दिन भर मरीजों का इलाज करके अभी अभी अपने छोटे से घर लौटे थे। गांव में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे कभी किसी गरीब मरीज से पैसे नहीं लेते थे। खाना खाने के बाद जैसे ही वे सोने लेटे, तभी दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि पूरा घर कांप उठा। डॉक्टर ने घड़ी देखी, 2:15। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। बाहर लगभग 30 वर्ष का एक युवक खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या इंसान मरने के बाद भी चल सकता है? डॉक्टर कुछ पल तक उसे देखते रहे। पहले अंदर आओ। युवक अंदर आया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ। आज मुझे जंगल के उस पार वाले गांव में काम मिला था। देर हो गई। जब लौट रहा था तभी इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे जंगल के बीच एक पुरानी सराय दिखाई दी। मैंने सोचा थोड़ी देर बारिश रुक जाए तो आगे निकल जाऊंगा। डॉक्टर चौंक गए। जंगल के बीच वाली सराय? जी, वह तो 30 साल से बंद पड़ी है। मोहन धीरे से मुस्कुराया। मुझे भी यही लगा था, लेकिन उसके अंदर दीपक जल रहा था। डॉक्टर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। मोहन बोला, मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, लेकिन उसकी आंखें। तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बारिश में कोई मेहमान बाहर नहीं रहता। मैं अंदर चला गया। सराय के भीतर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन हर चित्र में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। मैंने पूछा, यहां और कौन रहता है? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। जो एक बार यहाँ आ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात बढ़ती गई। मैं एक पुराने कमरे में सोने चला गया। करीब 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी पीछे से आवाज आई, आज नया मेहमान मिला है। मैंने पीछे देखा। बूढ़ी औरत अब इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था। मैं बेहोश हो गया। मोहन कुछ देर चुप रहा। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। डॉक्टर ने पूछा, फिर? मोहन धीरे धीरे बोला,
फिर मेरी आंख कभी नहीं खुली। डॉक्टर का गला सूख गया। मतलब? मोहन मुस्कुराया। मैं उस रात मर चुका था। यह सुनते ही कमरे की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डॉक्टर ने कांपते हुए पूछा, अगर तुम आत्मा हो तो यहां क्यों आए हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां, वह बहुत बीमार है। मैं उसे बचा नहीं पाया। अगर आप उसे बचा देंगे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब तक सांस है मैं किसी मरीज को नहीं छोड़ूंगा। चलो। दोनों बारिश में निकल पड़े। घना जंगल, कीचड़, उल्लुओं की आवाज, दूर कहीं भेड़ियों की हुआ। लगभग 40 मिनट बाद वे एक छोटे से कच्चे घर पहुंचे। मोहन दरवाजे से पहले रुक गया। मैं अंदर नहीं जा सकता? डॉक्टर अकेले भीतर गए। मोहन की मां तेज बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने पूरी रात उनका इलाज किया। सुबह तक उनकी हालत सुधरने लगी। मोहन के पिता रो पड़े। डॉक्टर साहब, आपको किसने बुलाया? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपका बेटा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मोहन तो 3 दिन पहले जंगल में लापता हो गया था। डॉक्टर समझ गए, सच वही था। घर से निकलते समय उन्होंने बाहर देखा। मोहन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, फिर धुंध में विलीन हो गया। डॉक्टर को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था। अगले दिन गांव के बाहर उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जिस आत्मा की तुमने सहायता की वह निर्दोष थी, लेकिन सराय अभी भी भूखी है। भूखी? वह हर अमावस्या को एक नई आत्मा मांगती है। क्यों? साधु बोले, सालों पहले उस सराय का मालिक यात्रियों की हत्या करके उनकी आत्माओं को एक तांत्रिक को बेचता था। आखिरकार गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी राख को सम्मान नहीं मिलेगा, यह सराय हर अमावस्या एक जान लेगी। डॉक्टर ने उसी रात सराय जाने का निश्चय किया। साधु भी साथ चल पड़े। रात के ठीक 12 बजे दोनों वहां पहुंचे। सराय पहले से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही दीपक जल रहा था। दीवारों पर इस बार ताजा खून जैसे निशान बने हुए थे। हवा में राख उड़ने लगी। फर्श फट गया। नीचे दर्जनों कंकाल पड़े थे। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? डॉक्टर कांप गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैं सत्य जानने आया हूं। आत्मा ने पूरा अतीत दिखा दिया। कैसे लालच में निर्दोष यात्रियों की बलि दी गई। कैसे गांव वालों ने बिना पूरे सच को जाने सबको जला दिया। कैसे कई निर्दोष लोग भी उसी आग में मर गए। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें बदला नहीं, सम्मान चाहिए। साधु ने ताबीज निकाला। दोनों ने मिलकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरी सराय कांपने लगी।
राख हवा में घूमने लगी। आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। लेकिन तभी सबसे शक्तिशाली छाया प्रकट हुई। वह उसी सराय का असली मालिक था। उसने गरज कर कहा, अगर मैं समाप्त हुआ तो यह पूरी सराय भी राख हो जाएगी। डॉक्टर ने उत्तर दिया, निर्दोषों की चीखों पर बनी जगह का मिट जाना ही उचित है। साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज प्रकाश पूरे भवन में फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरी सराय ढह गई। सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गई। आखिर में मोहन भी दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ मुस्कान थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं सचमुच घर जा रहा हूं। वह प्रकाश में समा गया। कुछ महीनों बाद उस स्थान पर गांव वालों ने एक छोटा मंदिर और यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। लोग कहते हैं, बरसात की कुछ रातों में वहां आज भी एक डॉक्टर की लालटेन दूर से चमकती दिखाई देती है। लेकिन अब वह किसी को डराने नहीं, बल्कि रास्ता भटके यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिखाई देती है। भैरवगढ़ गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो पिछले 70 वर्षों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक रात की तरफ से शादी के नगारों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे रामलाल काका, आज वह काली अमावस्या की रात फिर से आ गई। वह भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आएगी। हाँ बेटा, यह अशुभ रात आज फिर से लौट आई है। अब पता नहीं किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आज वही काली अमावस्या की रात फिर से लौट आई थी। गांव भर में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। लोग डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर भय का वातावरण था जो हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता है। लेकिन इस बार गांव के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। गांव वाले मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार उनके घर की बेटी बच जाए। देखते ही देखते शाम ढल गई थी। गांव में चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। लगभग शाम के 7 बजे बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। रामलाल काका, आज फिर से ठीक रात 9 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक ये बारात हमारे गांव से ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? श्याम बड़े ही गुस्से के साथ यह बात रामलाल काका से कहता है। बेटा, गांव वालों ने बहुत कोशिशें की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? कृपया बताइए। रामलाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, उस रात जब गांव के 12 से 15 आदमी उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, उनमें मेरे पिताजी भी थे। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन सभी गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस घटना से इतने डर गए कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम सब समझ गए थे कि अगर हम उस बारात के सामने गए तो जीवित वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है। फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है, अगर उन बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वे उसे भी साथ ले जाते हैं। इसलिए वे उन गांव वालों को भी ले गए।
लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। रामलाल काका अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि वहां बैठे एक अन्य बुजुर्ग बोले, तुम सब की बातें हो गई तो अब हम सबको तुरंत अपने अपने घर जाना चाहिए। रात हो गई है, 8 बजे बज गए हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन रामलाल काका की बातों के बाद श्याम और अर्जुन की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। देख अर्जुन, हमें ये तो पता है कि वह भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, यह बात तो सही कही तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल मैं भी अब अपने घर जाता हूँ। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि वो भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे श्याम, तू पागल हो गया है क्या? अगर उस भूतिया बारात ने तुझे देख लिया तो तुझे भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। अरे अर्जुन, हम उनके सामने तो नहीं जाएंगे, हम छिपकर देखेंगे। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। अर्जुन भी श्याम की बातों में आ जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर मोहन की बहन काव्या कई सालों बाद गांव आई थी। शहर में रहने के कारण वह इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव वाले अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती। मोहन बोला, यह कोई अंधविश्वास नहीं है काव्या। अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि अमावस्या की रात गांव मत आना, लेकिन तू फिर भी आ गई। रात के 9 बजने वाले थे। गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। तभी अचानक पूरे गांव में अजीब सी शांति फैल गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। चारों ओर काला धुआं फैल गया। हवा भी थम सी गई और तभी बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। वो भूतिया बारात आ गई थी। थोड़ी ही देर में सफेद धुएं के साथ एक भयानक भूतिया बारात स्टेशन से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था, किसी का चेहरा विकृत था, सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था, कोई नगाड़े बजा रहा था। धीरे धीरे वह बारात गांव में आ गई और जाकर रुकी मोहन के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए कहा, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। मोहन बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। भूतिया दूल्हा गुस्से में बोला, अगर मुझे रोका तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी सीमा उसके सामने खड़े रहे। तभी उस भूतिया दूल्हे ने दोनों को मार डाला। ये देखकर काव्या जोर जोर से रोने लगी, लेकिन भूतिया दूल्हा उसे उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। श्याम और अर्जुन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वह बारात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा गया। मोहन और सीमा मारे गए थे और काव्या हमेशा के लिए गायब हो गई थी। श्याम और अर्जुन उस रात की घटना कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी हर अमावस्या की रात भैरवगढ़ गांव के पास उस बंद रेलवे स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है।